वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 13 अक्टूबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है मेरा युवा भारत कार्यक्रम के बारे में। तो अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत की स्थापना को मंजूरी दी है। ये एक स्वायत्त निकाय है जो राष्ट्रीय युवा नीति में युवाओं की जो परिभाषा होती है, जिसकी उम्र 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित ये करेगा। और इसका विशेष रूप से जो किशोर होते हैं, जो 10 से 19 वर्ष की उम्र के होते हैं, उन पर ये उनके कार्यक्रमों के मामले में इनका विशेष ध्यान रहेगा। और ये युवा नेतृत्व वाले विकास पर सरकार का ध्यान केंद्रित करेगा और युवाओं को विकास में सक्रिय संचालन को बनाने में इसका मदद करेगा। इसे 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर लॉन्च किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य मेरा युवा भारत का प्राथमिक उद्देश्य युवा विकास के लिए एक संपूर्ण सरकारी मंच बनाना है। और ये नई व्यवस्था के तहत इस संसाधनों तक पहुंच और अवसरों से जुड़ाव के साथ ये युवा समुदाय का परिवर्तन और ये जो उसके एजेंट और राष्ट्र निर्माता बनाने में, जिससे उसे सरकार और नागरिकों के बीच युवा सेतु के रूप में कार्य करने की अनुमति मिलेगी। इसका उद्देश्य राष्ट्र के निर्माण के लिए अपार युवा ऊर्जा का उपयोग करना और प्रौद्योगिकी मंच द्वारा समर्थित मेरा युवा भारत युवा मामलों के विकास के लिए युवा आउटरीच प्रयासों को बढ़ाने में ये इससे मदद मिलेगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इजिप्शियन गिद्ध यानी इजिप्शियन वल्चर के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में इजिप्शियन गिद्ध को इंदापुर से बचाया गया है, जो घायल हो गया था और निर्जलीकरण ग्रस्त था, मतलब प्यास से तड़प रहा होगा, तो उसको बचाया गया है। उसे बावधा में RESQ वन्यजीव परागमन उपचार केंद्र में भर्ती कराया गया था। अब तो ये चर्चा में आया है, तभी अब देख लेते हैं इजिप्शियन गिद्ध के बारे में। तो इजिप्शियन गिद्ध ये यूरोप, मध्य एशिया और अफ्रीका का मूल निवासी पक्षी है और सर्दियों में यह भारत सहित एशिया की देशों की ओर यात्रा करते हैं। इजिप्शियन गिद्ध की आवासीय उपप्रजाति ये नियोफ्रान या पर्कनोपेक्टेरस गिगनियानस ये जो पूर्व में भारत में निवास करती है। ये मनुष्यों के पास खुले शुष्क क्षेत्रों में रहता है, जहाँ भोजन के बहुत सारे विकल्प होते हैं। ये एक लिंगी होते हैं और प्रजनन काल के बीच ये जोड़े के रूप में ये प्रवास करते हैं और ये एक बड़ा घोंसला बनाते हैं और प्रजनन के मौसम के दौरान इन्हें लगातार ये भरते रहते हैं। इनको खतरा किससे है? तो इस प्रजाति के सामने आने वाले प्राथमिक खतरे में से एक है एक मांसाहारी जानवरों के लिए अवैध जहर जो उनको दिया जाता है। और इनकी संरक्षण की स्थिति क्या है? तो इनकी संरक्षण की स्थिति है IUCN में ये संकटग्रस्त हैं यानी इंडेंजर्ड हैं। अब देख लेते हैं भारत में गिद्धों की प्रजातियां। तो भारत में कुल 9 गिद्धों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इन 9 प्रजातियों में 4 गिद्धों की प्रजातियां गंभीर रूप से संकटग्रस्त यानी उनको बहुत ज़्यादा खतरा है, उनके रूप में प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और एक को IUCN की संकटग्रस्त प्रजाति की लाल सूची में संकटग्रस्त प्रजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारत में पाई जाने वाले गिद्धों की प्रजातियों और उनकी IUCN संरक्षण की स्थिति जान लेते हैं। तो इसमें नंबर 1 भारत में गिद्ध या भारतीय गिद्ध या लंबी चोंच वाला गिद्ध ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। और दूसरा है भारतीय सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध, ये भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। तीसरा है लाल सिर वाला गिद्ध, ये भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। और चौथा है स्लेंडर बिल्ड गिद्ध, ये भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। और मिस्र का गिद्ध, ये जो इसमें नाम है सिर्फ मिस्र का गिद्ध, लेकिन यह है भारत में पाया जाता है, ये संकटग्रस्त है। सिंसेरस गिद्ध ये निकट संकटग्रस्त है। दाढ़ी वाले गिद्ध ये भी नियर थ्रेटेंट है। हिमालयी गिद्ध ये भी नियर थ्रेटेंट है। ग्रेफान गिद्ध ये लीस्ट कंसर्न है, यानी इसकी कोई चिंता वाली बात इसके लिए नहीं है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है राम मुसेन इन्फ्लाइटिस के बारे में। तो आइए देख लेते हैं।
अभी हाल ही में कैलिफोर्निया में लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी हेल्थ के डॉक्टरों द्वारा एक विशेष सर्जरी ऑपरेशन करके राम हुसैन इंसेफ्लाइटिस से एक पीड़ित एक व्यक्ति लड़की की जान बचाने के लिए उसके मस्तिष्क के आधे हिस्से को बंद कर दिया गया था, तभी ये चर्चा में आया है। तो आइए देख लेते हैं। यह एक बहुत ही दुर्लभ और पुरानी सूजन संबंधी न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो सामान्यतः मस्तिष्क के केवल एक आधे मतलब भाग में को ये प्रभावित करती है। यह अक्सर 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होता है, लेकिन ये किशोरों और वयस्कों को उनको भी प्रभावित कर सकता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? तो इसमें बार बार गंभीर रूप से दौरे पड़ना, मस्तिष्क में सूजन होना और मानसिक तौर पर हमारा माइंड डिस्टर्ब रहता है। और इसमें मोटर कौशल, भीषण भाषण और शरीर के एक तरफ पक्षघात, हीमेपेरिसिस सहित न्यूरोलॉजिकल कार्यों में प्रगतिशील इसको नुकसान होता है। इसके उपचार में शामिल क्या क्या हो सकता है? तो इसमें एंटी सेंजियोर दवाएं या एंटी सेंजियोर दवाओं में सामान्यतः आरई के कारण होने वाले दौरों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं करती है, लेकिन ये दौरों की आवृत्ति और गंभीरता को कम करने में मदद कर सकते हैं। इम्यूनोथेरेपी, तो इससे आरई की शुरुआती और इम्यूनोथेरेपी के दौरे को प्रतिबंधित करने या उसकी प्रतीक्षा संबंधी मस्तिष्क क्षति को रोकने में मदद कर सकती है। और ये मस्तिष्क सर्जरी ये आरई के दौरे को इलाज में हेमियोस्फेरेक्टोमी सबसे प्रभावी है और इसके शल्य चिकित्सा द्वारा इसका इलाज किया जा सकता है। आपके बच्चों के मस्तिष्क के आधे हिस्से को उसके बाकी मस्तिष्क से अलग करना या हटाना शामिल होता है इसमें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है गोवा के काजू को अभी जीआई टैग मिला है, तो उसके बारे में तो आइए देख लेते हैं। अभी हाल ही में गोवा के काजू को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग दिया गया है, तभी ये चर्चा में आया है। तो ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण वृक्षारोपण फसलों में से एक है। ये लैटिन अमेरिका के पूर्वोत्तर ब्राज़ील का मूल निवासी पेड़ था और ये 16वीं शताब्दी में यानी 1570 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में लाया गया था। भारतीय तटों पर इसकी शुरुआत के समय काजू की मुख्य रूप से वनीकरण और मिट्टी संरक्षण के लिए इसकी फसल के रूप में से जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल गोवा राज्य के बागवानी फसलों में सबसे अधिक है। इसकी जलवायु परिस्थिति क्या होती है इसमें तो देख लेते हैं। तो इसमें मिट्टी और जलवायु, तो काजू को उगाने के लिए अच्छी जल निकासी वाली गहरी रेतीली और दोमट मिट्टी सबसे बहुत अच्छी इसके लिए मानी जाती है। सामान्य तौर पर रेतीली को लेकर लेटेराइट तक सभी मिट्टी इस फसल के लिए उपयुक्त होती हैं। एक गर्म एवं आर्द्र परिस्थितियों में भारतीय तटीय क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी तरह से अनुकूलित पौधा है, पेड़ है। और इसका तापमान इसके लिए तो 20 से 38 डिग्री सेल्सियस तापमान के बीच सापेक्षिक आर्द्रता इसके लिए 60 से 95 के बीच होनी चाहिए। और वर्षा इसमें तो 2000 से 3500 मिलीमीटर की सीमा में वर्ष में एक वर्षा होना चाहिए। अत्यधिक कम तापमान और पाला काजू की खेती के लिए अनुकूल नहीं होता है, उसमें इसका नुकसान होता है। इस फसल की खेती करना है इसमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों और उत्तर पूर्व के पहाड़ी के कुछ हिस्सों में गैर पारंपरिक क्षेत्रों तक भी की जाती है। हमारी नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा चिल्का झील के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। प्रवासी पक्षियों ने इस वर्ष सर्दियों के पूर्व में उड़ीसा में भारत के सबसे बड़े जल पक्षी आवास चिल्का झील की अपनी वार्षिक यात्रा शुरू कर दी है। तो चिल्का लेक के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। ये खारे पानी की झील है और एस्चुरी जैसा एक उथला लैगून है जो उड़ीसा राज्य के पुरी, खुर्दा और गंजम जिलों तक फैला हुआ है। ये 32 किलोमीटर लंबी और 1.5 किलोमीटर चौड़ी चैनल द्वारा बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। ये ज़्यादातर एक संकीर्ण पट्टी से अलग होकर खाड़ी के समांतर अवस्थित है। ये बंगाल की खाड़ी में बहने वाली दया नदी के मुहाने पर स्थित है जो 1100 वर्ग किमी से अधिक क्षेत्र में विस्तृत है। इसे लवणता और गहराई के आधार पर मोटे तौर पर 4 पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। अर्थात इसमें दक्षिणी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और बाहरी चैनल। ये भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं से भी पाए जाने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए सबसे बड़ा शीतकालीन प्रवास स्थल है। ये भारतीय जैव विविधता के हॉट स्पॉट में से एक है
और ICN की संकटग्रस्त जो जानवरों की लाल सूची में ये सूचीबद्ध दुर्लभ, सुभेद्य और संकटग्रस्त प्रजातियों और अपने जीवन चक्र के कुछ भाग हेतु झील क्षेत्र में निवास है। चिल्का झील को 1981 में रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली आर्द्रभूमि नामित किया गया था। ये झील इसके भीतर नलवड़ द्वीप को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है डिसेप्शन द्वीप के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने अभी हाल ही में एक इंस्टाग्राम हैंडल पर डिसेप्शन द्वीप की एक विहंगम मतलब दृश्य तस्वीर पोस्ट की है, तभी ये चर्चा में है। आइए देख लेते हैं। डिसेप्शन द्वीप अंटार्कटिक प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित एक दक्षिण शेटलैंड द्वीप समूह नाम के द्वीपों का एक श्रृंखला का हिस्सा है। एक सक्रिय ज्वालामुखी है और इसका निर्माण एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ था, जिसके कारण ज्वालामुखी का मध्य भाग ध्वस्त हो गया था और समुद्री जल को केंद्र या काल्डोरा में बाढ़ आ गई थी। इसमें बंजर ज्वालामुखी ढलानों, भाप से भरे समुद्र तटों और राख परत वाले ग्लेशियरों का एक अनूठा परिदृश्य है, जो नेपच्यून और बेलोज में एक संकीर्ण चैनल के माध्यम से समुद्र में एक विशिष्ट घोड़े की नाल के जैसा आकार ये बनाते हैं। जैसा कि इसमें देख सकते हो, ये घोड़े की नाल के जैसा आकार इसमें दिखाई दे रहा है। घोड़े की नाल जैसा आकार बनाते हैं। ये द्वीप पोर्ट फोस्टर को घेरता है और जो अंटार्कटिक में सबसे सुरक्षित बंदरगाहों में से एक है। ये दुनिया के एकमात्र स्थानों में से एक है जहां जहाज सीधे अशांत ज्वालामुखी के केंद्र में जा सकते हैं। ये अंटार्कटिका के आसपास दो सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है और ये 19वीं सदी के बाद से 20 वर्ष से अधिक बार ये फट चुका है। 1967 से 1970 के बीच ये द्वीप पर 3 ज्वालामुखी विस्फोट हुए, जिससे चिली और ब्रिटिश स्टेशन यहाँ पर नष्ट हो गए। वर्तमान में अर्जेंटीना और स्पेन वहाँ ग्रीष्मकालीन वैज्ञानिक केंद्र बनाए रखते हैं। अब इसे अंटार्कटिक संधि के हिस्से के रूप में प्रतिबंधित किया जाता है, जिससे ये प्रतिबंधित मानव यात्राओं और प्रभावों के साथ एक संरक्षित क्षेत्र बन जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सायरेट मटकल यूनिट के बारे में, तो आइए देख लेते हैं। अभी हालिया रिपोर्टों के अनुसार इजराइल के सबसे विशेष अभियान बल सायरेट मटकल को गाजा पट्टी में बेहद खतरनाक बंधक बचाव अभियानों के लिए तैयार किया जा रहा है। अब देख लेते हैं तो सायरेट मटकल यूनिट के बारे में। तो ये सायरेट मटकल, जिसे जनरल स्टाफ टोही यूनिट यानी 269 भी कहा जाता है, ये इजरायली रक्षा बल की एक विशिष्ट कमांडो इकाई है। यूनिट इसकी स्थापना 1957 में पहले कमांडर अब्राहम अरनान की पहल के द्वारा की गई थी। इन्हें यूके की स्पेशल एयर सर्विस या SAS जो ब्रिटिश सेना की विशेष बल इकाई है पर आधारित है, जो यूनिट के आदर्श वाक्य इसका यूनिट का आदर्श वाक्य है, जो हिम्मत करता है वही जीतता है, को अपनाता है। सायरेट मटकल एक क्षेत्रीय खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाली इकाई है, जो दुश्मनों की सीमा के पीछे गहरी टोह लेती है और इसे इजराइल की सीमा से परे आतंकवाद विरोधी और बंधक बचाव का काम सौंपा जाता है। ये सीधे तौर पर IDF के सैन्य खुफिया निदेशालयों की विशेष संचालन शाखा के अधीन है और ये इजराइल में 1980 के दशक में ही अपने अस्तित्व को स्वीकार किया था। इन्हें अन्य विशिष्ट इजरायली इकाइयों जैसे कि सायरेट तजान हनीम फ्लोटिला और सायरेट गोलानी के साथ मिलकर काम करने के लिए जाना जाता है। इसे 1976 में युगांडा के एंटेबे हवाई अड्डे पर हमले में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है, जब इसके कमांडो ने फिलिस्तीन अपहरणकर्ताओं से 100 से अधिक इजरायलियों को बचाया था। तो हमारे सारे आर्टिकल खत्म हो गए। थैंक यू, धन्यवाद।